Jai Hind. Today we are going to understand the explanation of chapter 3 of class 7 English book of मैपल सीरीज। आज हम लोग क्लास 7 की इंग्लिश बुक जो कि मैपल सीरीज की इंग्लिश बुक है उसके चैप्टर 3 की व्याख्या एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। चैप्टर 3 सीवी रमन द प्राइड ऑफ इंडिया। सीवी रमन एक व्यक्ति का नाम है। द प्राइड मीन्स गर्व या गौरव, ऑफ मीन्स का, इंडिया मीन्स भारत जो कि एक देश है। इंडिया नाम भारत को अंग्रेजों के द्वारा दिया गया है। भारत देश जिस मातृभूमि में हम लोग रहते हैं उसको हम लोग भारत के नाम से पुकारते हैं। इंडिया भारत को अंग्रेजों के द्वारा नाम प्रदान किया गया था। तो सीवी रमन द प्राइड ऑफ इंडिया मतलब सीवी रमन जी जो कि भारत के गौरव हैं, उनके विषय में हम लोग कुछ जानकारी को जानने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर के माध्यम से। इस चैप्टर के थ्रू किसी को हम लोग द प्राइड ऑफ नेशन कहते हैं। किसी देश का गौरव हम लोग उस व्यक्ति को, उन व्यक्तियों को कहते हैं जिन्होंने अपने मातृभूमि, अपने देश के लिए कोई बहुत ही विशेष कार्य, बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया हो, जिससे कि देश का, उनकी मातृभूमि का नाम, गौरव पूरे संसार, पूरे विश्व में हुआ हो। कुछ ऐसा काम अगर किसी व्यक्ति ने अपने मातृभूमि के लिए किया है तो उसको हम लोग द प्राइड ऑफ नेशन कह सकते हैं। यहाँ पर सीवी रमन जी जो कि भारतीय हैं, इसलिए हम लोग द प्राइड ऑफ इंडिया कहेंगे। अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश का होता और उसने अपने देश के लिए कुछ विशेष कार्य किया होता तो हम लोग द प्राइड ऑफ उस देश का, उस मातृभूमि, उस व्यक्ति के मातृभूमि का नाम लिख देते। जैसे कि थॉमस अल्वा एडिसन जिन्होंने प्रकाश बल्ब का, विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था, इलेक्ट्रिक बल्ब को इन्वेंट किया था, तो हम लोग उनको अगर पढ़ेंगे तो हम लोग लिखेंगे थॉमस अल्वा एडिसन द प्राइड ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब जो व्यक्ति देश के, जिस मातृभूमि के रहेंगे, वो अगर उन्होंने अपनी मातृभूमि, अपने देश के लिए कुछ विशेष कार्य किया है जिससे कि पूरे संसार, विश्व में उस देश का नाम हो, उस देश का गौरव बढ़े, तो उसको हम लोग द प्राइड ऑफ दैट नेशन, उस राष्ट्र का गौरव कह सकते हैं। यहाँ पर सीवी रमन जी भारतीय हैं तो इन्होंने कुछ विशेष कार्य किया जिससे कि भारत का नाम, भारत का गौरव पूरे विश्व संसार में बढ़ गया, तो इसलिए हम लोग इन्हें द प्राइड ऑफ इंडिया कहेंगे, भारत के गौरव कहेंगे। ऐसे कई भारतीय हैं जिन्होंने विशेष कार्य किया जिससे कि भारत का नाम, भारत का गौरव पूरे विश्व में बढ़ गया। तो यहाँ पर हम लोग केवल सीवी रमन जी के बारे में जानेंगे। आइए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पर पिंक कलर से कुछ लिखा हुआ है उसको समझने की कोशिश करते हैं। द जीनियस द जीनियस हु ओन द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स विथ सिंपल इक्विपमेंट बेरली वर्थ ₹300। यहाँ पर जीनियस शब्द है। जीनियस के लिए हम लोग टैलेंट या करिश्मा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जीनियस के लिए आप लोग टैलेंट या करिश्मा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। करिश्मा की स्पेलिंग CHARISMA होती है। तो हम लोग जीनियस के लिए करिश्मा या टैलेंट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जीनियस का हिंदी अर्थ होता है प्रतिभावान या प्रतिभाशाली व्यक्ति। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी महिला या पुरुष जो कि बहुत ज़्यादा प्रतिभावान हो, प्रतिभाशाली हो, मतलब वो अपने कार्य से कुछ ना कुछ विशेष कर सकने में सक्षम हो, योग्य हो। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वह प्रतिभावान व्यक्ति जिन्होंने नोबेल पुरस्कार, भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज एक प्रकार का पुरस्कार है जो कि स्वीडन की गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान किया जाता है। स्वीडन एक देश है, वहाँ की गवर्नमेंट के, वहाँ के सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जो कि नोबेल पुरस्कार स्वीडन के नागरिक, स्वीडन के साइंटिस्ट अल्फ्रेड नोबेल, जिनकी स्पेलिंग है अल्फ्रेड नोबेल,
इनकी याद में अल्फ्रेड नोबेल जो कि स्वीडन के वैज्ञानिक थे, उन्हीं की याद में, उन्हीं की स्मृति में नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष स्वीडन की सरकार गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, जो कि ईयर 1901 से नोबेल प्राइज देना स्टार्ट हुआ है। मतलब विशेष व्यक्तियों को कुछ विशेष क्षेत्रों में विशेष योगदान के लिए जो पुरस्कार स्वीडन की गवर्नमेंट या स्वीडन की कोई संस्था है उसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो उसी को हम लोग नोबेल पुरस्कार कहते हैं। और यह पुरस्कार सन 1901 से प्रारंभ हुआ है। मतलब विशेष व्यक्तियों को विशेष क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए प्रारंभ किया गया है, मतलब उनको सम्मानित किया जाता है नोबेल पुरस्कार देकर। यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि वह प्रतिभावान व्यक्ति, प्रतिभाशाली व्यक्ति जिन्होंने भौतिक में, फिजिक्स मतलब होता है भौतिक, फिजिक्स एक सब्जेक्ट है जो कि विज्ञान का ही एक भाग है, विज्ञान एक सब्जेक्ट विषय है, उसी में विज्ञान का ही एक उपभाग है भौतिक, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग फिजिक्स कहते हैं। तो भौतिकी विज्ञान में उस प्रतिभाशाली व्यक्ति ने जिन्होंने नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज को प्राप्त किया, विथ सिंपल इक्विपमेंट बेयरली वर्थ ₹300। सिंपल इक्विपमेंट मतलब साधारण उपकरण, मतलब बहुत ही मामूली से उपकरणों के साथ, मतलब कोई ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति थे जिनके पास बहुत ही साधारण उपकरण थे, बहुत ही मामूली उपकरण थे, जो कि लगभग बहुत मुश्किल से केवल 300 रुपये तक के थे। मतलब इतने साधारण उपकरण थे जिनकी बाजार में कीमत लगभग 300 से भी कम थी। ऐसे उपकरणों के साथ भी किसी प्रतिभावान व्यक्ति, प्रतिभाशाली व्यक्ति ने नोबेल पुरस्कार, भौतिकी के विषय में नोबेल पुरस्कार को प्राप्त किया था। He was the first Asian scientist to win the Nobel Prize। वह पहले एशियन साइंटिस्ट, पहले एशिया के ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। मतलब इनके पहले किसी भी एशियाई नागरिक ने, एशियाई वैज्ञानिक ने नोबेल पुरस्कार को प्राप्त नहीं कर पाया था। मतलब यहाँ पर हम लोग सीवी रमन जी की बात कर रहे हैं क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड यह चैप्टर है। तो मतलब सीवी रमन जी के पहले कोई भी एशियाई व्यक्ति नोबेल पुरस्कार प्राप्त न कर सका था। सीवी रमन जी ही वो प्रतिभाशाली, प्रतिभावान व्यक्ति थे जिनके पास की बड़ी मुश्किल से साधारण से उपकरण थे, जो कि लगभग 300 रुपये से भी कम के उपकरण थे, और उन्होंने उन्हीं उपकरणों के साथ, उन्हीं उपकरणों के माध्यम से भौतिक में नोबेल पुरस्कार को प्राप्त किया और पहले एशियाई साइंटिस्ट, वैज्ञानिक बन गए सीवी रमन जी, जो कि भारतीय थे, जिनको कि नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, नोबेल पुरस्कार मिला। He was a man of boundless curiosity and a lively sense of humor। Boundless curiosity मतलब होता है असीमित जिज्ञासा। वह सीवी रमन जी ऐसे व्यक्ति थे जिनमें कि बहुत ही ज़्यादा असीमित जिज्ञासा थी, बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी। मतलब वे कुछ ना कुछ हर समय जानने की इच्छा रखते थे। वे शांत बैठने वालों में से नहीं थे। वे अपने हर प्रश्न का उत्तर जान लेना चाहते थे कि कोई काम कैसे हो रहा है, विज्ञान से संबंधित कोई काम, क्योंकि विज्ञान के विषय में सीवी रमन जी की बहुत ज़्यादा रुचि थी। तो वह जानने के लिए बहुत उत्सुक रहते थे कि यह काम कैसे हो रहा है, किस गति, किस तरीके से हो रहा है, इसमें क्या वैज्ञानिक तथ्य हैं, क्या वैज्ञानिक नियम लगे हुए हैं, विज्ञान के नियम लगे हुए हैं जिनसे कि यह कार्य, यह क्रिया हो रही है। तो यह सभी प्रश्न जो कि बहुत ही ज़्यादा विज्ञान से संबंधित होते थे, सीवी रमन जी उनके सभी उत्तर को जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे, बहुत ज़्यादा जिज्ञासु रहते थे। तो बाउंडलेस क्यूरियोसिटी मतलब अपने प्रश्नों के उत्तर के प्रति बहुत ज़्यादा उत्सुक रहना, जानने के लिए बहुत ज़्यादा जिज्ञासु रहना। मतलब वो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु थे, असीमित जिज्ञासु।
व्यक्ति थे एंड लाइवली सेंस ऑफ ह्यूमर। लाइवली सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब वह विज्ञान में रुचि रखने के साथ साथ बहुत ही जीवंत भावना हंसी मजाक की प्रवृत्ति वाले व्यक्ति थे। मतलब वह हंसी मजाक भी करते थे अपने साथी सहयोगियों के साथ। यह नहीं कि वह बस विज्ञान की ही दुनिया में खोए रहते थे पागलों जैसे। मतलब वह अपने साथियों सहयोगियों के साथ भी मनोरंजन पूर्ण व्यवहार करते थे, हंसी मजाक करते थे, जिससे कि सहयोगियों के बीच उनकी एक विशेष छवि स्थापित हो गई थी। आगे हम लोग जानते हैं His spirit of inquiry and devotion to science laid the foundations for scientific research in India and his own honor as a scientist and affection as a teacher and a man। यहाँ पर बताया जा रहा है His spirit and devotion, spirit and devotion, spirit of inquiry and devotion to science। spirit of inquiry means होता है विज्ञान को जानने की भावना। विज्ञान से संबंधित जितने प्रश्न होते थे उस प्रश्नों के उत्तर को जानने की भावना, पूछने की भावना उनमें बहुत ज़्यादा थी। एंड डिवोशन टू साइंस, डिवोशन मीन्स होता है लगन। मतलब विज्ञान के सभी प्रश्नों को जो कि उनके दिमाग, उनके मस्तिष्क में आते थे, उन सभी प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए वो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु रहते थे और विज्ञान के प्रति बहुत ज़्यादा लगन भी थी उनके भीतर। मतलब विज्ञान विषय को लेकर वह बहुत ही ज़्यादा निष्ठावान थे, भक्तिवान थे। मतलब विज्ञान में वह पूर्ण रूप से समर्पित हो चुके थे विज्ञान के प्रति। लेड द फाउंडेशंस फॉर साइंटिफिक रिसर्च इन इंडिया। लेड मतलब उनके इन्हीं व्यवहार, इन्हीं विज्ञान के प्रति इसी लगन और विज्ञान के प्रश्नों के उत्तर को जानने की भावना ने भारत में साइंटिफिक रिसर्च की नींव रखी। साइंटिफिक रिसर्च को हम लोग हिंदी में वैज्ञानिक अनुसंधान कहते हैं, या रिसर्च को आप अनुसंधान या खोज या अन्वेषण कह सकते हैं। साइंटिफिक मतलब होता है विज्ञान से संबंधित। तो जो सीवी रमन जी थे उनके विज्ञान के प्रति असीमित लगन, उत्सुकता और निष्ठा आदि के वजह से ही भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान की नींव पड़ी। मतलब वैज्ञानिक अनुसंधान की शुरुआत हुई सीवी रमन जी के इन्हीं उत्सुकता और लगन के बदौलत, जो कि विज्ञान के प्रति उनके भीतर थी। एंड ही ओन ऑनर as a scientist and he own honor as a scientist and affection as a teacher and a man। और उन्होंने एक वैज्ञानिक के तौर पर बहुत अधिक सम्मान प्राप्त किया भारत में और विदेश के वैज्ञानिकों के बीच। भारत के और विदेश के विज्ञानियों, विज्ञान से विशेष लगाव रखने वाले व्यक्तियों के बीच उन्होंने बहुत सम्मान प्राप्त किया। एंड अफेक्शन एज ए टीचर एंड ए मैन। और एक मतलब वैज्ञानिक या विज्ञान के तौर पर, अध्यापक के तौर पर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अफेक्शन मतलब स्नेह, प्रेम की प्राप्ति करी। मतलब लोग उनसे बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे, स्नेह रखते थे, प्रीति करते थे उनसे। और एक व्यक्ति के तौर पर समाज में और बाकी विज्ञानियों के बीच में उनका बहुत ज़्यादा सम्मान था। मतलब उनकी डिग्निटी बहुत ज़्यादा थी। मतलब लोग उनका सम्मान करते थे क्योंकि सीवी रमन जी ने भारत में विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अधिक कार्य किया था, जो कि उन्होंने भौतिक में नोबेल प्राइज पुरस्कार प्राप्त करके बता भी दिया था। तो हम लोगों ने पिंक कलर में जो भी यहाँ पर सेंटेंसेस लिखे थे उसके अर्थों को समझने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने कोचिंग के फ्रेंड्स और स्कूल के फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम लोग चैप्टर की स्टोरी को देखने की कोशिश करते हैं। रीड एंड एंजॉय द लेसन। रीड एंड एंजॉय द लेसन मतलब पाठ को पढ़िए, समझिए और उसका आनंद लीजिए। ऑन द बिजी
Bo Bazar in Calcutta, now called कोलकाता, देयर वाज एन ओल्ड बिल्डिंग। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ऑन द बिजी बो बाजार, बो बाजार, यहाँ पर जो शब्द वो आया हुआ है वो बहु से बना हुआ एक शब्द है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर एक व्यक्ति थे जिनके बहू के हिस्से में, बहू के भाग में यह क्षेत्र आया हुआ था, तो उन्हीं के बहू के नाम पर पहले इस क्षेत्र को बहू बाजार कहा जाता था। फिर समय बीतने के साथ साथ धीरे धीरे ये बहू बाजार से वो बाजार शब्द में परिवर्तित हो गया। ऐसा माना जाता है कि जो कलकत्ता के विश्वनाथ माटीलाल थे, उन्हीं की बहू के भाग में, क्षेत्र में, यह क्षेत्र कलकत्ता का यह भाग आया हुआ था। इसलिए क्योंकि वो विश्वनाथ माटीलाल की बहू थी, इसलिए इस क्षेत्र को बहू बाजार के नाम से संबोधित किया जाने लगा था। और समय बीतने के साथ साथ धीरे धीरे यह शब्द परिवर्तित होकर बो बाजार बन गया। तो आपने समझ लिया कि बो बाजार इसे कहते हैं, एक क्षेत्र को जो कि अपने कुछ विशेष चीज़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध है दुनिया भर में। तो बो बाजार एक कॉमर्शियल एरिया, कॉमर्शियल भाग है, मतलब जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सामान मिलते हैं। और यहाँ पर बहुत ही फेमस मार्केट आपको देखने को मिलेगा, जिसको कि आप लोग चांदनी चौक कहते हैं। चांदनी चौक में आपको हर प्रकार के बिजली के उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक के सामान आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर फल और सब्जियों की बड़ी बड़ी दुकानें आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर गहनों के बहुत ही अच्छे दुकानें, अच्छे शॉप्स आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर संतोष मित्र स्क्वायर, वो बाज़ार के पास में ही संतोष मित्र स्क्वायर है, जो कि पूरे विश्व भर में दुर्गा पूजा, नवरात्र में दुर्गा पूजा के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। दुर्गा पूजा फेस्टिवल के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो कि यह सब कलकत्ता में ही है। कलकत्ता में ही एक जगह है सोनगाछी, जो कि अपने वेश्यावृत्ति के लिए पूरे संसार में, पूरे विश्व में फेमस है। सोनगढ़ी पूरे एशिया की सबसे बड़ी ब्रोथेल एरिया है, मतलब रेड लाइट एरिया है। वहाँ पर मतलब कुल ऐसा अनुमान है कि लगभग 65,000 महिलाएं वेश्यावृत्ति में लिप्त हैं। अपने समाज में लोग वेश्यावृत्ति को बहुत ही बुरा मानते हैं, पर यह व्यक्तियों की ही सोच होती है कि वे ही अपने घर की बच्चियों, महिलाओं को गलत तरीके से देखते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। कुछ पैसों के लिए लोग मासूम सी बच्चियों, महिलाओं को इस बेकार से गंदे नर्क जैसे वातावरण में, नर्क जैसे जीवन में जीने के लिए मजबूर कर देते हैं। कुछ मामूली से पैसों के लिए वे लोग अपनी मासूम सी बच्चियों को, घर के औरतों को, बेटियों को यहाँ पर लाकर बेच भी देते हैं। कई लोग धोखे से इन मासूम सी बच्चियों को, जो कि स्कूल में पढ़ती रहती हैं या कॉलेज की बच्चियाँ होती हैं, उन लोगों को बहुत ही गलत तरीके से अपने जाल में फंसाकर ऐसे गंदे जगहों पर नीच लोगों के हाथों में सौंप देते हैं कुछ पैसों के लिए। तो आपको इन सब बेकार सी चीज़ों के लिए, गंदे चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देकर अपने समाज में बेहतर से बेहतर महिलाओं, बच्चियों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए कुछ बेहतर करने की इच्छा होनी चाहिए। इसलिए अभी आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, और पढ़ाई पर फोकस करने के साथ साथ आप अपने एक लक्ष्य, ड्रीम को भी निर्धारित कर लें कि बड़े होकर आपको भविष्य में क्या करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको बो बाजार के बारे में बहुत कुछ बातें बताई। अब हम लोग देखते हैं चैप्टर में आगे क्या बताया जा रहा है। ऑन द बिजी बो बाजार इन कलकत्ता, मतलब कलकत्ता में एक जगह है जो कि बो बाजार के नाम से जानी जाती है। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चहलकदमी, भीड़ भाड़ रहती है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे मार्केट्स होते हैं जो कि मैंने आपको बताया। नाउ कॉल्ड कोलकाता। अब
पहले हम लोग उस क्षेत्र को कलकत्ता कहते थे, उस राज्य को, अब उसको हम लोग कोलकाता कहते हैं। वहाँ पर एक पुरानी बिल्डिंग थी, देयर वाज एन ओल्ड बिल्डिंग, वहाँ पर एक ओल्ड बिल्डिंग थी। ओल्ड बिल्डिंग मीन्स पुरानी बिल्डिंग, पुरानी इमारत थी। बिल्डिंग को हम लोग इमारत या भवन कह सकते हैं। अब यहाँ पर आगे बताया जा रहा है, इट वॉज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टिवेशन ऑफ साइंस। और वह पुरानी जो इमारत, जो भवन था पुराना, वो बाजार के वेस्ट क्षेत्र में जो पुरानी बिल्डिंग भवन थी, वह प्रधान कार्यालय था, मुख्यालय था। किसका? यहाँ पर बताया जा रहा है, एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस, ऑफ द इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस। हेडक्वार्टर था वहाँ का। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है, विज्ञान की गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला वह भारतीय मुख्यालय था। भारत में विज्ञान की गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला वह मुख्य मुख्यालय था, मतलब केंद्र स्थान था, प्रधान कार्यालय था भारतीय वैज्ञानिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले संघ का। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, विज्ञान को बढ़ावा देने वाले संगठन का मुख्यालय था, वह मुख्यालय थी वह पुरानी इमारत, पुरानी भवन। तो आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन दिसंबर ऑन अ फाइन इवनिंग इन 1927, मतलब विज्ञान की गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला वह मुख्यालय था, भारतीय विज्ञान उन्नति संघ का वह मुख्यालय था। ऑन अ फाइन इवनिंग मतलब एक शाम को, एक अच्छी शाम को, शुभ संध्या को, मतलब उस समय मौसम बिल्कुल स्पष्ट था, मतलब ना ज़्यादा ठंडी रही होगी ना ज़्यादा गर्मी रही होगी, और मौसम भी एकदम अनुरूप था, मतलब सामान्य मौसम था। तो उसको हम लोग फाइन इवनिंग कह सकते हैं। एक सामान्य सी संध्या को, एक शाम को। देयर वॉज मच एक्साइटमेंट इन वन ऑफ इट्स लेबोरेटरीज। वहाँ पर एक शाम को, सन 1927 की एक शाम को, उसी भवन में, जो कि पुराना भवन था, वो बाजार के बिजी वेस्ट क्षेत्र में एक पुराना जो इमारत था, जो पुरानी भवन थी, उसे पुरानी इमारत के एक लेबोरेटरी मीन्स होता है प्रयोगशालाओं, तो उसे पुरानी इमारत की एक प्रयोगशाला में सन 1927 की एक साधारण सी शुभ सी संध्या को देयर वाज मच एक्साइटमेंट। मच एक्साइटमेंट मतलब यहाँ पर हो रहा है, मच एक्साइटमेंट आप समझ सकते हैं, उसी पुरानी भवन की एक प्रयोगशाला में बहुत ही ज़्यादा उत्साह था, मतलब बहुत ही ज़्यादा लोग वहाँ उस जो प्रयोगशाला थी, पुरानी भवन की जो एक प्रयोगशाला थी, सन 1927 की एक शाम को उस प्रयोगशाला में लोग बहुत ही ज़्यादा उत्साहित थे, उत्साहित दिख रहे थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश दिख रहे थे। तो वे खुश क्यों दिख रहे थे, आगे बताया जा रहा है। चंद्रशेखर वेंकट रमन, यहाँ पर जो सीवी रमन है, सी का मतलब फुल फॉर्म है चंद्रशेखर, वी का फुल फॉर्म है वेंकट। तो आपने अभी सीवी रमन जी का पूरा नाम जान लिया, इनका पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन है। तो बताया जा रहा है, चंद्रशेखर वेंकट रमन वाज शोइंग अ विजिटर सम ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट्स। तो चंद्रशेखर वेंकट रमन जी, सीवी रमन जी किसी विजिटर मतलब होता है दर्शक या आगंतुक, मतलब आपको मिलने आने वाला कोई व्यक्ति, चाहे वो आपके देश का ही हो या विदेश का हो, उसको हम लोग इंग्लिश में विजिटर कह सकते हैं, हिंदी में हम लोग आगंतुक कहते हैं या दर्शक कह सकते हैं। तो सीवी रमन जी अपने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स मतलब होता है उपकरणों को, अपने यंत्रों को, कुछ उपकरणों को, अपने यंत्रों को उस आगंतुक को दिखा रहे थे, उसी प्रयोगशाला में, जो कि उस पुरानी भवन में था। जो कि पुरानी भवन कौन सी थी? पुरानी भवन था आपका
हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस। विज्ञान की गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली भारतीय संघ का वह मुख्यालय था। उसी मुख्यालय में एक प्रयोगशाला में बहुत ही ज़्यादा उत्साह था। सन 1927 की एक साधारण सी शाम को, शुभ संध्या को, और उसी प्रयोगशाला में सीवी रमन जी अपने उपकरणों को एक आगंतुक को दिखा रहे थे, मतलब बता रहे थे अपने उपकरणों के विषय में कि यह कौन सा उपकरण है, यह किस लिए प्रयोग में किया जाता है, यह सब कुछ बातें बता रहे थे। तभी वहाँ पर क्या होता है आगे हम लोग देखते हैं। व्हेन अ यंग मैन के.एस. कृष्णन रस्ड when a young man K.S. Krishnan rushed in and announced Professor Compton has won the Nobel Prize। और यह सब कुछ वहाँ पर उस प्रयोगशाला में हो रहा था, मतलब सीवी रमन जी अपने उपकरणों को, अपने यंत्रों को उस आगंतुक को बता रहे थे, दिखा रहे थे, उनके विषयों में बता रहे थे, और यह सब कुछ हो रहा था। तभी एक यंग मैन, एक जवान व्यक्ति, मतलब नवयुवक वहाँ पर के.एस. कृष्णन, उस जवान व्यक्ति नवयुवक का नाम के.एस. कृष्णन था। रस्ड इन एंड अनाउंस, वह दौड़ते हुए, मतलब भागते हुए, दौड़ते भागते हुए उस प्रयोगशाला में आए। के.एस. कृष्णन जी जो कि नवयुवक थे, नौजवान थे, भागते हुए, दौड़ते भागते हुए आए और उन्होंने घोषणा की। एंड अनाउंस मतलब उन्होंने घोषणा कर दी, मतलब सूचना दिया, किसी बात की सूचना दिया उन्होंने उस प्रयोगशाला में उपस्थित सभी लोगों को कि प्रोफेसर कॉम्पटन हैज़ ओन द नोबेल प्राइज, कि प्रोफेसर कॉम्पटन ने नोबेल पुरस्कार को प्राप्त कर लिया, नोबेल पुरस्कार का सम्मान उन्होंने जीत लिया है। यहाँ पर प्रोफेसर कॉम्पटन एक व्यक्ति हैं, ये भी एक वैज्ञानिक हैं जो कि जिन्हें नोबेल पुरस्कार का सम्मान प्राप्त हुआ था। और यह सब कुछ बातें सन 1927 की हैं। तो प्रोफेसर कॉम्पटन भी भौतिक फिजिक्स से संबंधित एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने भौतिक के क्षेत्र में कुछ विशेष योगदान किया था। इस वजह से सन 1927 में उनको नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति हुई थी। और यह सब बात की सूचना के.एस. कृष्णन ने उस प्रयोगशाला में उपस्थित सभी व्यक्तियों, सभी लोगों को प्रदान किए थे। यहाँ पर प्रोफेसर शब्द आया हुआ है। प्रोफेसर का अर्थ होता है किसी विषय में बहुत ही ज़्यादा बेहतर ज्ञान रखने वाला, मतलब पंडित, मतलब किसी विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ, ज्ञान रखने वाला। प्रोफेसर के लिए हम लोग प्राध्यापक या प्रधान अध्यापक या वरिष्ठ अध्यापक शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब अगर किसी विषय में किसी व्यक्ति को काफ़ी गहराई से ज्ञान हो तो उसको हम लोग प्रोफेसर कह सकते हैं। तो यहाँ पर के.एस. कृष्णन जो कि नवयुवक थे, वह दौड़ते हुए आते हैं उस प्रयोगशाला में और सूचना देते हैं, सबको बताते हैं कि प्रोफेसर कॉम्पटन जी ने नोबेल पुरस्कार को प्राप्त कर लिया है, नोबेल पुरस्कार सम्मान को जीत लिया है। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है, रमन वाज इक्वली डिलाइटेड। रमन वाज इक्वली डिलाइटेड मतलब सीवी रमन जी भी समान रूप से प्रसन्न थे, मतलब वो भी खुश थे कि प्रोफेसर कॉम्पटन जी ने नोबेल पुरस्कार को प्राप्त कर लिया है। आगे वे कहते हैं एक्सीलेंट न्यूज। एक्सीलेंट न्यूज मतलब वे कहते हैं कि यह तो बहुत ही अति उत्कृष्ट समाचार, बहुत ही खुशी की बात है कि प्रोफेसर कॉम्पटन जी ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर लिया है। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है, he said smiling at the visitor and then he was lost in thought। वह यह सब कुछ बातें कहते हैं कि यह तो बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट, बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, खुशी का समाचार है कि प्रोफेसर कॉम्पटन जी ने नोबेल पुरस्कार को प्राप्त कर लिया है। वह विजिटर को देखते हुए मुस्कुराते हैं, मतलब विजिटर को देखकर मुस्कुराते रहते हैं, आगंतुक पर मुस्कुराते हुए यह सब कुछ बातें हुए कहते हैं। और यह कहने के बाद वह अपने विचारों में, अपने ख्यालों में खो जाते हैं। लॉस्ट इन थॉट का मतलब होता है आप या कोई व्यक्ति या कोई जीव किसी विचार में ऐसे खो गए हैं कि आपको आपके आसपास होने वाली घटनाओं, चीज़ों का तनिक भी ख्याल न रहे, तो इसको हम लोग लॉस्ट इन थॉट कहते हैं, जो कि एक फ्रेज है। तो लॉस्ट इन थॉट फ्रेज का अर्थ मैंने आपको अभी समझा दिया। आगे बताया जा रहा है यहाँ स्टोरी में,
But look here, Krishnan, he said, turning to the young man. If this Compton effect is true of X-rays, it must be true of light too. तब सीवी रमन जी जब अपने ख्यालों में खो जाते हैं उसके बाद कहते हैं कि लेकिन उन्होंने नवयुवक की ओर मुड़ते हुए कहा, मतलब सीवी रमन जी नवयुवक की ओर मुड़ते हुए कहते हैं कि लेकिन यदि, मतलब कहते हैं कि यहाँ पर जो नाम है वही नाम लेकर पुकारते हैं, कहते हैं कि लेकिन कृष्णन यहाँ पर लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं, के एस कृष्णन। तो सीवी रमन जी अपने ख्यालों में जब खो गए हुए होते हैं उसके बाद थोड़ी देर बाद वे कहते हैं, के एस कृष्णन की तरफ मुड़ते हुए कहते हैं कि लेकिन कृष्णन, अगर इफ दिस कॉम्पटन इफेक्ट, अगर यदि यह कॉम्पटन प्रभाव, कॉम्पटन इफेक्ट एक्स किरणों के बारे में सच है तो यह प्रकाश के विषय में बारे में भी सच होना चाहिए। मतलब यहाँ पर सीवी रमन जी कृष्णन, के एस कृष्णन से यह बात कहते हैं। यहाँ पर के एस कृष्णन नाम लिखा हुआ है जो कि वह नवयुवक था, नौजवान व्यक्ति था जिसने यह संदेश या सूचना दी थी उस प्रयोगशाला में उपस्थित सभी लोगों को कि प्रोफेसर कॉम्पटन जी ने नोबेल पुरस्कार को प्राप्त कर लिया है। तो उसके बाद आगे क्या होता है उस प्रयोगशाला में वह बताया जा रहा है। तब सीवी रमन जी के एस कृष्णन को कहते हैं, के एस कृष्णन की तरफ मुड़ते हुए यह कहते हैं कि यदि यह कॉम्पटन प्रभाव एक्स किरणों के बारे में के विषय में सच है तो यह प्रकाश के विषय में भी सच होना ही चाहिए। इस मस्ट बी ट्रू ऑफ लाइट टू, मतलब यह प्रकाश के विषय में भी सच होना चाहिए। अगर यह कॉम्पटन प्रभाव असर एक्स किरणों के विषय में एक्स किरणों के लिए सही है, सत्य है, तो यह प्रकाश के विषय के लिए भी सत्य होगा, मतलब सही होना चाहिए। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है स्टोरी में, A few years earlier, A.H. Compton has shown that the nature of X-rays changes when passed through matter. यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ वर्षों पहले यहाँ पर प्रोफेसर ए एच कॉम्पटन जी ने अपने प्रयोगों, अपने वैज्ञानिक अनुसंधानों के जरिए ये दिखाया था, यह प्रदर्शित किया था कि एक्स किरणों की प्रकृति, एक्स किरणों का व्यवहार, एक्स किरणों के गुण या गुणधर्म बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं जब उन्हें एक्स किरणों को, मतलब उन्हें या उनको पदार्थ द्रव्य के माध्यम से पालित किया जाता है। मतलब प्रोफेसर ए एच कॉम्पटन ने अपने वैज्ञानिक प्रयोगों, अनुसंधानों के माध्यम से वैज्ञानिक समुदाय को, विज्ञान के प्रेमियों को यह प्रदर्शित करके दिखाया था अपने प्रयोगों के माध्यम से, अपने वैज्ञानिक प्रयोगों के माध्यम से कि यदि जब एक्स किरणों के समूह को, एक्स किरणों के पुंज को या एक्स किरणों को हम लोग किसी माध्यम से, किसी द्रव्य, किसी पदार्थ से पारित करते हैं, गुजारते हैं, तो एक्स किरणों के गुणों में परिवर्तन हो जाता है, एक्स किरणों के गुणधर्म बदल जाते हैं। और इसी प्रभाव को लोगों ने कॉम्पटन इफेक्ट या कॉम्पटन प्रभाव का नाम दिया। और इसी खोज के लिए प्रोफेसर ए एच कॉम्पटन जी को सन 1927 में नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति हुई। यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि एक्स किरणों के गुणधर्म में होने वाला परिवर्तन पदार्थ द्रव्य के प्रकार पर निर्भर करता था। यहाँ पर आगे बताया जा रहा है, The change was dependent on the kind of metal. This effect was called the Compton effect. जो कि मैंने अभी आपको बताया कि एक्स किरणों के जो गुण थे, जो गुणों में परिवर्तन होता था, वह जिस पदार्थ या द्रव्य से गुजारा जाता था उसी पदार्थ या द्रव्य पर निर्भर करता था। और इसी प्रभाव, इसी परिवर्तन को हम लोग कॉम्पटन प्रभाव या कॉम्पटन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। मतलब विज्ञानियों ने इस प्रभाव को कॉम्पटन प्रभाव का नाम दिया, इस प्रभाव को कॉम्पटन प्रभाव कहा गया। आगे के चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। यह चैप्टर विज्ञान से संबंधित है, इसलिए इसमें कुछ शब्दों की
अर्थों को समझने में आपको मुश्किल हो सकती है। अगर आप इसी वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देखकर समझने की कोशिश करें तो मुझे आशा है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यह विज्ञान से संबंधित अध्याय लेसन पाठ भी समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका किसी भी टॉपिक पर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है या वीडियो के लिए कोई एडवाइस है तो आप अपने एडवाइस को कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन क्वेरीज को पूछ सकते हैं, दे सकते हैं। अगर आपका किसी टॉपिक पर कोई वीडियो, आपको किसी सब्जेक्ट से भी रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप अपने टॉपिक, अपने सब्जेक्ट को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।